नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं IND24 का खास शो द वीक ऑफ शो और मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। द वीक ऑफ शो में हम आपको रूबरू कराएंगे हफ्ते भर में हुए बड़े पॉलिटिकल घटनाक्रमों से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में बड़ा चुनावी धमाका हुआ है। पहली बार चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी ने 39 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। चुनाव से 3 महीने पहले पार्टी ने इन सीटों पर नाम तय कर लिए हैं। इनमें से सभी सीटों पर वर्तमान की स्थिति में कांग्रेस का कब्जा है। जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उन सभी में बीजेपी 2018 में चुनाव हार गई थी और इन नामों के पीछे की रणनीति अमित शाह की मानी जा रही है। मध्य प्रदेश में बड़ा चुनावी धमाका। बीजेपी ने 39 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। चुनाव से 3 महीने पहले तय किए नाम। 2018 में हारी सीटों पर खुला मोर्चा। अमित शाह की रणनीति ने सबको चौंकाया। जी हां, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बड़ा चुनावी धमाका कर दिया है, वो भी पोखरण जैसा, जिसका किसी को अंदाजा ही नहीं था। बीजेपी ने 39 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं उन सभी में बीजेपी 2018 में चुनाव हार गई थी। बीजेपी के उम्मीदवार सबलगढ़ सल्ला विजेंद्र रावत, सुमावली एंदल सिंह कंसाना, गोहद लाल सिंह आड, पिछोर प्रीतम लोधी, चाचौड़ा प्रियंका मीणा, चंदेरी जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, बंडा वीरेंद्र सिंह लंबरदार, महाराजपुर कामाख्या प्रताप सिंह, छतरपुर ललिता यादव, पथरिया लखन पटेल, गुन्नौर राजेश कुमार वर्मा, चित्रकूट सुरेंद्र सिंह गहरवार, पुष्पराजगढ़ हीरा सिंह श्याम, बड़वारा धीरेन्द्र सिंह, बागरी नीरज ठाकुर, जबलपुर पूर्व अंचल सोनकर, शाहपुरा ओम प्रकाश धुर्वे, बिछिया डॉक्टर विजय आनंद मरावी, बैहर भगत सिंह नेताम, लांजी राजकुमार कर्रई, बरघाट कमल मरस्कोले, गोटेगांव महेंद्र नागेश, सौसर नाना भाऊ मोहोड़, पांढुर्ना प्रकाश उइके, मुल्ताई चंद्रशेखर देशमुख, भैंसदेही महेंद्र सिंह चौहान, भोपाल उत्तर आलोक शर्मा, भोपाल मध्य ध्रुव नारायण सिंह, सोनकक्ष राजेश सोनकर, महेश्वर राजकुमार मेव, कसरावद आत्माराम पटेल, अलीराजपुर नागर सिंह चौहान, झाबुआ भानु भूरिया, पैटलावद निर्मला भूरिया, कुक्षी जयदीप पटेल, धर्मपुरी कालू सिंह ठाकुर, राव मधु वर्मा, तराना ताराचंद गोयल, घट्टिया सतीश मालवीय। इन सभी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इनमें 26 चेहरे नए हैं जबकि 13 पुराने चेहरों को मौका मिला है। बीजेपी ने 39 उम्मीदवार तय कर एक संकेत भी दे दिए हैं कि बाकी सीटों पर उसके प्रत्याशी चयन का मापदंड क्या हो सकता है। 39 सीटों पर कैंडिडेट तय कर बीजेपी से अपना मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही है तो कांग्रेस कुछ अलग ही व्याख्या कर रही है। हालांकि चुनाव से 3 महीने पहले कैंडिडेट तय करने का दावा वो कर रही थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने जिनका चयन किया है, ये सब कार्यकर्ता आज से मैदान में पहले जुटे थे, आज से मैदान में जुट गए हैं और सब मिलकर के आगामी आने वाले समय में 2023 का जो चुनाव है वो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम फहराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली चुनावी सूची में 39 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें 13 ST और 8 SC वर्ग के हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में इस बात की ज़बरदस्त घबराहट है और चिंतनीय है ये बात कि वो SC और ST वर्ग में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश कर रहे हैं। और 4 महीने पहले सूची जारी करके भारतीय जनता पार्टी की घबराहट उजागर हो गई है। उसे भी समझ में आ गया है कि ये दोनों वर्ग अपने आत्मसम्मान पर चोट महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के चुनावी कमान संभालने के बाद से ही कई चौंकाने वाले फैसलों की उम्मीद थी। 39 सीटों पर 3 महीने पहले उम्मीदवार तय कर शाह ने एक धमाका तो कर दिया है। देखने लायक ये होगा कि आने वाले समय में शाह और कौन कौन से चौंकाने वाले फैसले लेते हैं और कांग्रेस शाह नीति का मुकाबला कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट IND24। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है। प्रदेश में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद उफान मार रहा है। अमूमन ये राष्ट्रीय चुनाव का मसला होता है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। बीजेपी तो भगवा ब्रिगेड कहलाती ही है। इस बार कांग्रेस भी इसी रंग में रंगी नजर आ रही है और इसी कोशिश में वो विरोधाभास से घिर रही है। हिंदू राष्ट्र को लेकर PCC चीफ कमलनाथ और पूर्व CM दिग्विजय सिंह के विरोधाभासी बयान
लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों कमलनाथ ने कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जिस देश में 82% हिंदू रहते हैं वो हिंदू राष्ट्र है ही, उसे घोषित करने की क्या जरूरत, उसे हिंदू राष्ट्र ना कहे तो और क्या कहें। जो राम को छोड़ करके राम जी को काल्पनिक बता रहे हैं, या राम जी के लिए जो कह रहे हैं ये कट्टरपंथता से देश में उपद्रव मच जाएगा, देश में भयावह हो जाएगा, कल होता हो जावे, पर भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। आज हम व्यासपीठ से कह देते हैं, बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है। प्रदेश में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद तूफान मार रहा है। अमूमन ये राष्ट्रीय चुनाव का मसला होता है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। बीजेपी तो भगवा ब्रिगेड कहलाती ही है। इस बार कांग्रेस भी इसी रंग में रंगी है और इसी कोशिश में वो विरोधाभास से घिर रही है। हिंदू राष्ट्र को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों कमलनाथ ने कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान का समर्थन करते हुए कहा था कि जिस देश में 82% हिंदू रहते हैं वो हिंदू राष्ट्र ही है, उसे घोषित करने की जरूरत ही क्या है। कि बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हुए, वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही, 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। इसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सवाल किया कि क्या हिंदू राष्ट्र भारतीय संविधान में है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने भारतीय संविधान की शपथ ली है वो हिंदू राष्ट्र पर विश्वास रखता है तो उसे पद छोड़ देना चाहिए। हालांकि जब उनसे कमलनाथ के बयान का जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं की जनसंख्या का उल्लेख करना गलत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। हिंदू राष्ट्र क्या भारतीय संविधान में है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। मैं उनसे कह रहा हूँ, जो व्यक्ति ने भारतीय संविधान की शपथ ली है वो अगर हिंदू राष्ट्र में विश्वास करता तो पहले पद छोड़ देना चाहिए। क्या जनसंख्या हिंदुओं की जो उन्होंने उसका उल्लेख किया है वो गलत है क्या? आप लोग बेमतलब को उनको कंट्रोवर्सी डाल रहे हो कमलनाथ जी पर। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी पद पर हैं क्या? भारतीय संविधान के किसी पद पर हैं क्या? हिंदू राष्ट्र पर कांग्रेस नेताओं के इस विरोधाभासी बयान पर बीजेपी तंज कस रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को देश और हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। वोटों की फसल काटने के लिए जब वो ठीक जो समझते हैं वो कहते रहते हैं, उनको हिंदुत्व से लेना देना नहीं है। ना दिग्विजय सिंह को ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं, इनको किसी से लेना देना नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सेकुलरिज्म से इतर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ही इसके ध्वजवाहक हैं, लेकिन इस पर उन्हें अपनों के तीर ही झेलने पड़ रहे हैं। गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में हिंदू राष्ट्र के पैरोकार कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा कराने के बाद से ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के निशाने पर हैं। अब दिग्विजय सिंह के ताजा बयान ने कमलनाथ के साथ ही कांग्रेस को भी दौराहे पर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। कभी गुजरात तो कभी कर्नाटक का हवाला देकर मध्य प्रदेश बीजेपी में नए फॉर्मूले से टिकट बांटने की चर्चा थी। ये माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी में ना वंशवाद चलेगा, भाई भतीजावाद, ना दागी बागियों को टिकट मिलेगा और ना ही उम्र दराज नेता चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन जो नाम सामने आए हैं उन नामों ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि इनमें नेता के बेटों को, 75 साल उम्र वाले को और पूर्व मंत्रियों को भी जगह दी गई है। इससे बीजेपी ने ये संकेत दे दिए हैं कि इस बार भी कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं चलने वाला। जो जीतने लायक होगा उसी को टिकट मिलेगा। कभी गुजरात तो कभी कर्नाटक का हवाला देकर मध्य प्रदेश बीजेपी में नए फॉर्मूले से टिकट बंटने की चर्चा थी। कहा यह जा रहा था कि इस बार ना वंशवाद चलेगा, ना भाई भतीजावाद और ना ही दागी और बागियों को टिकट मिलेगा।
और ना ही उम्रदराज नेता चुनाव लड़ पाएंगे, ना अब दल बदलुओं को जगह मिलेगी। लेकिन चुनाव के 2 महीने पहले 39 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर बीजेपी ने ये संकेत दे दिए हैं कि इस बार भी कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं चलने वाला। जो जीतने लायक होगा उसी को टिकट मिलेगा, मतलब जो जीत सके वही सिकंदर। इसके लिए कैसे पहले से कहे जा रहे मापदंड तोड़े गए, इसकी वानगी देखिए। उम्र का फॉर्मूला शिथिल, चंदेरी से 75 वर्ष के जगन्नाथ रघुवंशी को टिकट, गोहद से सिंधिया समर्थक रणबीर जाटव का टिकट कटा, मतलब सिंधिया समर्थकों को टिकट की गारंटी नहीं। महाराजपुर से पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह को टिकट, बरगी से पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे नीरज सिंह को मौका, सबलगढ़ से पूर्व विधायक मेहरबान सिंह रावत की बहू सरला रावत को भी टिकट। मतलब साफ, जिताऊ चेहरा तो बीजेपी को परिवारवाद से भी परहेज नहीं। शिवपुरी के पिछौर से कथावाचकों और ब्राह्मणों पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले प्रीतम लोधी को टिकट। बालाघाट के लांजी में सुबह आप छोड़कर शाम को बीजेपी में आए राजकुमार कराए को टिकट। महेश्वर से पिछले चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी को निपटाने वाले राजकुमार मेव को टिकट। कहते हैं हांडी के एक चावल को मसलने से पता चल जाता है कि भात पका या नहीं। बीजेपी की इस पहली सूची देखने के बाद माना जा रहा है कि आगे भी टिकट तय करने में बीजेपी का यही फॉर्मूला रहने वाला है, जिसमें सिर्फ जीत की बेहतर उम्मीद वाले को ही टिकट मिलेगी। कोई मापदंड आड़े नहीं आएगा, वो उम्र का हो, परिवारवाद या दागी बागी का। हालांकि बीजेपी इसे मानने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हार की आशंका से डरी है, इसलिए सारे प्रतिमान किनारे किए जा रहे हैं। देखिए, सब जानते हैं कि अगर एक कोई दल है जो सामूहिकता से और पूरे निर्णायक क्षमता से निर्णय लेता है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन 39 प्रत्याशियों को इतने समय पहले अगर तय किया, जमीन पे उतारा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीतने की रणनीति है। 51% वोट शेयर इन सीटों पर इस निर्णय से आने वाले हैं। सब लोग इस बात को लेकर आशान्वित हैं। उनको समझ आ गया है कि आज जनता मध्य प्रदेश की उनको पूरी तरह से नकार रही है, जिसमें थोड़ी सी आशा दिख रही है कि शायद ये आदमी जीत सकता है। उसको उतार रहे हैं, चाहे फिर उसने किसी को भी गाली दी हो, कोई भी गुंडाई करी हो या कुछ भी करा हो, उसके सारे खून माफ हैं। तो सबसे ज्यादा परिवारवाद भाजपा में है। आप किस किस का नाम लोगे? एक लंबी फेयर लिस्ट है उसकी। खैर, कांग्रेस बीजेपी की इस सूची पर भले ही तंज कसे, टिकट तय करने में फॉर्मूले भले शिथिल किए गए हो, बीजेपी ने एक बार फिर चुनावी तैयारियों में कांग्रेस को पीछे तो छोड़ ही दिया। चुनाव के 3 महीने पहले प्रत्याशी तय करने का दावा कांग्रेस कर रही थी, लेकिन ये कर दिखाया भाजपा ने। अब कांग्रेस कब तक अपने प्रत्याशी तय करती है और टिकट तय करने में उसका क्या मापदंड होता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। कई राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होना है तो 2024 में लोकसभा के चुनाव है, जिसको लेकर राजनीतिक दल तैयारियां तो कर ही रहे हैं। इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी भी खूब जोरों पर है। एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी देश में मोहब्बत बांटने की बात करते हैं, उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, लेकिन दूसरी तरफ उनके नेता नफरत बांट रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी देश में मोहब्बत बांट रहे हैं, उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, लेकिन उनके नेता नफरत बांट रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, आप खुद सुन लीजिए। राक्षसों, भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की धरती से श्राप देता हूँ। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला है। सुरजेवाला ने हरियाणा के कैथल जिले की जनसभा में भाजपा के वोटरों तक को राक्षस प्रवृत्ति के लोग कह दिया। उनके इस बयान पर मध्य प्रदेश की सियासत में भी गर्माहट आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुरजेवाला के बयान पर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोला और सवाल किया कि क्या यही मोहब्बत की दुकान है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस है जिसके नेता कह रहे हैं कि जनता राक्षस है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस है? सोनिया जी, राहुल जी,
आप क्या मानते हैं कि आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं और मैं भी हमेशा कहता हूँ मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, बीजेपी के दूसरे नेता भी सुरजेवाला के इस बयान पर कांग्रेस को घेर रहे हैं, तो कांग्रेस को सुरजेवाला के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं सूझ रही। वो साफ सपाट बयान के मायने समझाने में लगे हैं। सुरजेवाला जी ने जो कहा है ये कांग्रेस की संस्कृति है और कभी राहुल गांधी जी रावण कहते हैं, सुरजेवाला जी राक्षस कहते हैं। तो कांग्रेस सत्ता ना मिलने से फ्रस्ट्रेशन की शिकार है और कांग्रेस के नेताओं की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। देखिए, कोई किसी ने कोई राक्षस नहीं कहा। ये आप एक सेंटेंस ले लें, कहेंगे कि मैंने ये कह दिया, वो कह दिया, कट कर दे, ये सब बातें फायदा नहीं है। उनका संदर्भ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने चंद धन्ना सेठों को 12 लाख करोड़ की नेटवर्थ कमा दी और किसान की आमदनी 27 रुपए रह गई। 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए गए, जबकि प्रधानमंत्री कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। 84% लोगों की आमदनी घट गई। महंगाई की आग में देश की जनता को झोंक दिया। तब ये कहना पड़ता है उनको कि भारतीय जनता पार्टी का कृतित्व और व्यवहार कैसा है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक एक मुद्दे की तलाश है। विकास, सुशासन के साथ भावनात्मक मसलों की भी भरमार है। ऐसे ही एक मुद्दा रणदीप सुरजेवाला ने दे दिया है। देखना ये है कि इस मुद्दे की गूंज आगे कहां तक सुनाई पड़ती है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के बीच सुरजेवाला के इस नफरती बोल को बीजेपी चुनावी बाजार में कितना बेच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। पिछले 1.5 दशक में मध्य प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए और अपनी पहचान विकसित राज्य के रूप में बनाई है। मध्य प्रदेश की सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 के मुताबिक मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों की कतार से निकलकर विकसित प्रदेशों में शामिल हो गया है। सत्ता पक्ष का दावा है कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने मध्य प्रदेश को अन्य राज्यों के लिए मिसाल बना दिया है। राज्य में सड़क, बिजली, पानी, कृषि, पर्यटन, जल संवर्धन, सिंचाई, निवेश, स्वरोजगार और अधोसंरचना विकास के साथ सभी पहलुओं पर तेजी के साथ विकास किया जा रहा है। ये दावा सरकार और उसकी तमाम एजेंसियां कर रही है। पिछले 1.5 दशक में मध्य प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए और अपनी पहचान विकसित राज्य के रूप में बनाई है। मध्य प्रदेश की सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 के मुताबिक मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों की कतार से निकलकर विकसित प्रदेशों में शामिल हो गया है। सत्ता पक्ष का दावा है कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने मध्य प्रदेश को अन्य राज्यों के लिए मिसाल बना दिया है। पिछले 1.5 दशक के दौरान राज्य में सड़क, बिजली, पानी, कृषि, पर्यटन, जल संवर्धन, सिंचाई, निवेश, स्वरोजगार और अधोसंरचना विकास के साथ उन सभी पहलुओं पर तेजी के साथ काम किया है। मध्य प्रदेश की विकास दर आज 19.7% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। देश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश 4.6% योगदान दे रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में बीते दशक के दौरान 200% का इजाफा हुआ है। आर्थिक वृद्धि की दर साल 2001 और 2 के दौरान 4.43% थी, जो कि अब 16.43% हो गई है। प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 71,594 करोड़ रुपए से बढ़कर 13,22,821 रुपए हो गया है। 2001 और 2002 में प्रति व्यक्ति आय 11,718 रुपए थी, जो 2022 और 23 में बढ़कर 1,40,583 रुपए हो गई। राज्य के GSDP की वृद्धि दर 1 दशक के दौरान राष्ट्रीय GDP वृद्धि दर से भी ज्यादा रही। अधोसंरचना बजट 2002 और 3 में 3,873 करोड़ रुपए था, जो 2023 और 24 में 56,256 करोड़ रुपए हो गया है। एक वक्त था जब मध्य प्रदेश में बिजली आती कम थी और जाती ज्यादा थी। आज
प्रदेश बिजली के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर है और 24 घंटे बिजली की उपलब्धता है। 2003 में राज्य की ऊर्जा क्षमता 5173 मेगावाट थी, जो बढ़कर 28,000 मेगावाट हो चुकी है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। 2001 और 2 में 44,000 किलोमीटर सड़कें थी, अब 4,10,000 किलोमीटर सड़कें बन गई है। 40,000 करोड़ की लागत के 1500 किलोमीटर लंबाई वाले NH के 35 प्रोजेक्ट स्वीकृत हैं। अटल, नर्मदा, विंध्य, प्रगति पथ, मालवा और बुंदेलखंड विकास पथ बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में सभी रेलवे क्रॉसिंग हटाने के लिए 105 रेलवे ओवरब्रिज के साथ 334 पुल बनाए जा रहे हैं। 86,000 करोड़ से ज्यादा की रेल परियोजनाओं के कार्य मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। 2009 से 2014 के बीच प्रदेश को औसतन 632 करोड़ रुपए का रेलवे बजट मध्य प्रदेश को मिलता था। 2022 और 23 में 13,607 करोड़ का रेलवे बजट मध्य प्रदेश को मिला है, जो 21 गुना ज्यादा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय बनाए जा रहे हैं। कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए सिंचाई क्षमताओं को लगातार बेहतर किया जा रहा है। 2003 में सिंचाई क्षमता 7,68,000 हेक्टेयर थी, जो 2022 में बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर हो गई है। 2025 तक सिंचाई क्षमता 65 लाख हेक्टेयर करने के लिए काम चल रहा है। हर घर नल से जल योजना के तहत अब तक करीब 50% घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। कृषि विकास दर 2002 और 3 में 3% थी, जो 2020 और 21 में बढ़कर 18.89% हो गई है। खेती और एलाइड सेक्टर का बजट भी 600 करोड़ से बढ़कर 53,964 करोड़ हो चुका है। खाद्य उत्पादन 2002 से 2003 में 159 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़कर 619 लाख मीट्रिक टन हो गया है। उद्यानिकी फसलों का रकबा 4,67,000 हेक्टेयर से बढ़कर 25 लाख हेक्टेयर हो गया है। फसल उत्पादन 224 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 725 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हो गया है। फसल उत्पादकता 1195 किलोग्राम से बढ़कर 2,421 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। पिछले 3 साल में फसलों का नुकसान होने पर 4,000 करोड़ से ज्यादा राहत राशि बांटी गई है। प्रदेश के 11 लाख से ज्यादा डिफॉल्टर किसानों का 2,123 करोड़ का ब्याज माफ किया गया है। पिछले 3 साल में किसानों को 2,69,686 करोड़ रुपए से ज्यादा के हित लाभ दिए गए हैं। नीति आयोग ने भी हाल ही में मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार पर मुहर लगाई है। नीति आयोग ने माना है कि सरकार के विकास कार्यक्रमों के चलते गरीबी तेजी से घटी है। मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 लोगों को गरीबी से मुक्ति मिली है। मध्य प्रदेश में गरीबी में 15.94% कमी आई है। 1.36 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में गरीबी में कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की आबादी में 20.58% की गिरावट आई है। शहरी गरीब आबादी में 6.62% की गिरावट आई है। विकास के इन आंकड़ों का हवाला देकर सत्ता पक्ष दावा कर रहा है कि पिछले 2 दशक में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ा है और विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाए रखने के लिए वो 2023 में फिर से जन समर्थन मांग रहा है। वही विपक्ष इन आंकड़ों को कागजी बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि विकास की हकीकत कागजों में नहीं, गांवों में नजर डालने पर दिखती है। 18 साल का हिसाब मांग रहे तो सुन लो। 2003 तक मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। प्रति व्यक्ति आय थी 11,000 रुपया। कमलनाथ जी आज बढ़ के हो गई 1,40,000 रुपया। जब कांग्रेस की सरकार होती थी, गड्ढों में सड़क ढूंढती थी कमलनाथ जी जनता। ग्रामीण सड़कों को अगर मैं मिला लूं तो 5,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई। उनके समय जब दिग्गी मुख्यमंत्री थे तो बच्चे डिब्बी में पढ़ाई करते थे। आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को दी है। हमारी विकास दर पिछले साल 18% के ऊपर थी, इस बार 16% के ऊपर है। कमलनाथ जी
जब आपके सहयोगी दिग्गी राजा और आपकी पार्टी की सरकार थी, तब बजट हुआ करता था 23,000 करोड़ रुपया, उसको बढ़ा के हमने किया 3,14,000 करोड़ रुपया। मुझे गर्व है 18 साल में हमने मध्य प्रदेश बदला है। झूठे आंकड़े दिल्ली से लेके भोपाल तक के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे जनता के सामने परोसते हैं। सत्य क्या है, मैं तो रोज गांव घूमता हूँ, ग्रामीण लोगों के बीच में रहता हूँ। इतनी बुरी दुर्दशा है कि 18 साल में और पीछे हो गया, गरीबी रेखा में जूझ रहा है, लड़ रहा है। दूसरे आंकड़े नहीं दिखते इनको। ये ढकोसले वाला थोथा विकास, खोखला विकास मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है। मध्य प्रदेश में विकास पर सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं तो विपक्ष इन्हें कागजी बता रहा है। नई सरकार के गठन के लिए होने जा रहे चुनाव में दोनों इसको लेकर आमने सामने हैं। देखना है कि जनता सरकार के विकास के दावों पर मुहर लगाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। और इसी के साथ फिलहाल के लिए द वीक ऑफ शो हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।